Hello guys, welcome back to your channel Easy Learning. My name is Siddharth Chaudhary and today we are going to study next chapter of 9th class physics which is force and laws of motion. तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. आज हम पहला पार्ट इसका पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं the material which we are going to study today. Okay, so जो टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं these are, सबसे पहले फोर्स को हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ फोर्स. सेकंड वी आर गोइंग टू स्टडी बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस. थर्ड इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड द फोर्थ पार्ट इज़ इनर्शिया एंड मास. सो हमारा जो पहला टॉपिक है आज का वो है अंडरस्टैंडिंग द टर्म फोर्स. सो देखते हैं इसमें क्या दिया है यहाँ पे. इन द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. तो देखिए जैसे कि पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा ही है कि मोशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सब हम पहले से जान चुके हैं. ठीक है, लेकिन वी हैव नॉट येट डिस्कवर्ड व्हाट कॉजेज द मोशन. सो ये जो हाईलाइटेड पार्ट है इसमें यही बताया गया है कि हमें अभी तक ये तो पता है कि मोशन क्या होता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब कुछ हमें मालूम है, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता है कि मोशन होता क्यों है, ऐसी क्या चीज़ है जो मोशन कराती है. ठीक है, हमें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो वो मोशन कर रहा है, लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती क्यों है यही हमें इस चैप्टर में मेनली पढ़ना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं. अभी देखो ये एक छोटा बच्चा है चिंटू दुकान से एक टॉय कार लेके आया है और ये उसने अपने पास रखी हुई है बहुत देर से, लेकिन ये टॉय कार जो है मूव नहीं कर रही है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है और चिंटू काफ़ी परेशान हो गया है. ये बहुत देर से इसको कार को देखे जा रहा है और अब ये परेशान होता जा रहा है कि मेरी जो कार है वो चल क्यों नहीं रही है. अब देखो चिंटू के दादाजी आए और चिंटू के दादा ने इस कार को पुश किया और इस कार ने मूवमेंट करना शुरू कर दिया. ठीक है, फिर चिंटू के दादाजी ने एक बॉल फेंक के मारी कार पे, कार ने फिर से मूवमेंट करना शुरू कर दिया. इसके बाद चिंटू ने देखा कि यार कार के साथ अगर मैं कुछ एक्टिविटी कर रहा हूँ, उसको धक्का दे रहा हूँ, बॉल मार रहा हूँ, फूंक मार रहा हूँ, तो कार जो है वो मूव कर रही है. तो इस कहानी से हमें क्या पता चल रहा है, इस कहानी से हमें ये चीज़ पता चल रही है कि चिंटू के दादाजी ने जो काम किया है कार के साथ वो काम ही है फोर्स. तो ये हाईलाइटेड पोर्शन एक बार हम स्टडी कर लेते हैं. इन आवर एवरीडे लाइफ वी ऑब्जर्व दैट सम एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू पुट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन और टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. We ordinarily experience this as a muscular effort and say that we must push or hit or pull an object to change its state of motion. The concept of force is based on this push, hit और pull. तो देखो हमने अपने एवरीडे लाइफ में हम देखते रहते हैं कि किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को अगर हमें मोशन में लाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, तो उसको हिट करना पड़ता है या पुश करना पड़ता है या फिर उसे पुल करना पड़ता है. तो ये जो एफर्ट हम लगा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन को चेंज करने के लिए, उसे मोशन में लाने के लिए, इसी एफर्ट को कहा जाता है फोर्स. ठीक है, अभी हम देखो ये कुछ एग्जांपल भी यहाँ पे देख लेते हैं. जैसे कि ये एक बंदा है, ये इस ट्रॉली को पुश कर रहा है. ठीक है, तो यानी कि ये इस ट्रॉली पे फोर्स लगा रहा है. इसी तरह से ये एक ड्रॉर है, इसको हमने पुल किया और ये बाहर आ गई, इसमें मोशन हुआ. तो ये जो हमने बाहर की तरफ इसको खींचा, एफर्ट लगाया, यही एफर्ट फोर्स है. अभी ये एक लड़की है, ये हॉकी खेल रही है, ये इस बॉल को जो है हिट कर रही है और बॉल एकदम से मोशन में आ गई. तो ये जो उसने हिट किया है बॉल को, ये उसने फोर्स लगाई है उस बॉल पे. ठीक है, अब इधर ये देखो यहाँ पे स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को हमने दोनों साइड से ऐसे खींचा तो इसकी जो है शेप चेंज हो गई है इस स्प्रिंग की. ठीक है, तो ये जो शेप चेंज हुई है किस वजह से हुई है, क्योंकि इस पर फोर्स लग रही है. इसी तरह से ये एक रबर की बॉल है, इसको अगर हम ऐसे दबाएंगे दोनों तरफ से तो इसकी भी शेप चेंज हो जा रही है. ये देखो राउंड से थोड़ी ओवल टाइप की हो गई, तो इसकी भी शेप कैसे चेंज हो रही है, क्योंकि इस पर फोर्स लग रही है. तो अब इन सारे एग्जांपल्स को जो हमने देखा
इन सब से हमें क्या पता चल रहा है कि फोर्स की जो एक प्रॉपर डेफिनेशन बनती है वो क्या होती है। तो देखो सिंपल वर्ड्स में अगर पहले बोलें कि फोर्स एक ऐसी शक्ति है जो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाई जाए तो या तो उसकी स्पीड में चेंज आता है, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, या फिर उसकी शेप चेंज हो सकती है। ठीक है, अब इसकी अगर टेक्निकल डेफिनेशन देखें तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स इज एनी पुश और पुल दैट कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट और द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो ये अभी फोर्स का फंडा हमको क्लियर हो गया है कि फोर्स क्या है। ठीक है, फोर्स कोई भी ऐसी ताकत है जिसको हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएंगे तो या तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो जाएगी, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, या फिर उसकी शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली फोर्स होती है तो मोशन होता है। अगर फोर्स ही नहीं लगेगी किसी ऑब्जेक्ट पे तो कभी कोई ऑब्जेक्ट मोशन ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट पहले से मोशन कर रहा है यानी किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर चल रहा है, अगर उस पर फोर्स नहीं लगेगी तो वो वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, अभी ये शुरू करने से पहले एक चीज़ जो छूट गई है वो है हमें ये याद रखना है कि फोर्स जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी बोले तो जिसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, क्योंकि फोर्स जब भी आप अप्लाई करते हैं या कहीं पर भी अप्लाई होती है तो वो हमेशा किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगती है। ठीक है, सो दैट्स वाई फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अब देखते हैं हमारे टॉपिक बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो देखो एनसीईआरटी में इस टॉपिक में सबसे पहले ये एक एग्जांपल देके समझाया हुआ है, इसको समझते हैं क्या है। ये एक वुडन ब्लॉक लिया हुआ है, इसको एक टेबल पे रखा है और इसको दो स्ट्रिंग से बांधा है, एक स्ट्रिंग है एक्स और एक है वाई। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो एक्स वाली स्ट्रिंग है इसको हम पुल करते हैं। तो जैसे हम एक्स वाली स्ट्रिंग को पुल करेंगे, इस पर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो वुडन ब्लॉक है राइट हैंड साइड में मूव करना चालू कर देगा, है ना। इसी तरीके से अगर हम वाई स्ट्रिंग पे पुल करेंगे तो क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में मूव करना चालू कर देगा। ठीक है, पहला केस तो ये हो गया, एक बार राइट हैंड साइड में गया, एक बार लेफ्ट हैंड साइड में गया। अब सोचो कि अगर हम एक्स और वाई दोनों स्ट्रिंग को बराबर फोर्स से खींचे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से बराबर फोर्स से खींचे तो क्या होगा, तो ब्लॉक कहीं पे भी नहीं जाएगा। जैसा आपने देखा होगा ना रस्सा कस्सी का जो गेम होता है, उसमें क्या होता है, एक साइड एक पार्टी इधर से खींचती है, एक पार्टी इधर से खींचती है। अगर दोनों पार्टी बराबर फोर्स से रस्सी को खींचती हैं तो रस्सी किधर भी नहीं जाती, वो बीच में ही रहती है। तो वही केस इसके साथ होगा, अगर एक्स और वाई दोनों बराबर बराबर फोर्स से खींचे तो इसमें कोई मोशन ही नहीं होगा, ये वहीं पर ही रहेगा। अब मान लिया कि एक्स की जो फोर्स है वो वाई से थोड़ी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, खींच अभी भी दोनों रहे हैं लेकिन एक्स की फोर्स वाई से थोड़ी ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, ये स्लाइटली राइट हैंड साइड की तरफ मूवमेंट चालू कर देगा। जिधर की साइड फोर्स ज़्यादा होगी उधर की तरफ मूवमेंट चालू कर देगा। तो देखो इसी एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती हैं। जब शुरू शुरू में एक्स और वाई दोनों अपनी अपनी तरफ खींच रहे थे और दोनों फोर्सेस बराबर थी तो वो केस था बैलेंस्ड फोर्स का। बैलेंस्ड क्यों, क्योंकि इसमें मोशन नहीं हो रहा था, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस्ड आउट कर दे रही थी, कैंसिल आउट कर दे रही थी। तो इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, ना ये लेफ्ट में जा पा रहा था ना राइट में। फिर जैसे ही एक्स की जो फोर्स है वो ज़्यादा हो गई वाई से तो क्या हुआ, ये अनबैलेंस्ड फोर्स हो गई, क्योंकि x ग्रेटर देन y हो गया तो ये x की तरफ मूव करना चालू कर देगा, तो वो हो गया केस अनबैलेंस्ड फोर्स का। इसी तरीके से जब सिर्फ x खींच रहा था उस टाइम भी अनबैलेंस्ड फोर्स थी, जब सिर्फ y खींच रहा था उस टाइम भी अनबैलेंस्ड फोर्स थी। बैलेंस्ड फोर्स कब थी, जब x और y दोनों इक्वल फोर्स से खींच रहे थे। ठीक है, अब देखो इसी चीज़ को हम इस स्लाइड में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले दो अंकल जी आए, एक ब्लॉक रखा हुआ था बीच में, दोनों अंकल जी एक लेफ़्ट से आए एक राइट से आए और उस पर ताकत लगाने लगे हिलाने के लिए। तो क्या हुआ, दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे थे, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हुआ, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं की ब्लॉक ने। फिर क्या हुआ, एक अंकल जी चले गए थोड़ा रेस्ट करने, दूसरे अंकल जी दोबारा से आए, उन्होंने जब राइट हैंड साइड से दोबारा से फोर्स लगाई तो क्या हुआ, इस बार
मूवमेंट हो गई ब्लॉक के अंदर। तो क्योंकि पहले वाले केस में जो फोर्सेस थी वो बैलेंस हो जा रही थी और दूसरे केस जो था वो था अनबैलेंस्ड फोर्स का, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम एक डेफिनेशन बनाएं बैलेंस्ड फोर्स की, तो बैलेंस्ड फोर्स क्या हो जाएंगी? बैलेंस्ड फोर्सेस को हम बोल सकते हैं दैट फोर्सेस एक्टिंग on a body are such that they cancel out the effect of each other and there is no change in the motion of body, then we can call that these are balanced forces. इसी तरीके से unbalanced force हम क्या बोल सकते हैं कि it is the force that is not fully opposed by any other force and it can cause a change in motion of object, ठीक है। तो ये हो गई बात आपकी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स की। अब देखो एनसीईआरटी में ऐसे कई एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। एक नीचे ये एक ब्लॉक का एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। इसमें ये दो भाई बहन एक ब्लॉक को धक्का दे रहे हैं, लेकिन ये वो ब्लॉक जो है पहले मूव नहीं कर रहा है। वो क्यों मूव नहीं कर रहा है? क्योंकि ब्लॉक नीचे ज़मीन पे रखा हुआ है और ज़मीन से एक फ्रिक्शन फोर्स लग रही है जो कि उनके जो धक्का देने वाली फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है, तो वो उस फोर्स को कैंसिल आउट कर दे रही है। तो ब्लॉक में कोई मोशन नहीं हो रहा है। अब धीरे धीरे उन्होंने जो धक्का देने की जो पावर है, जो फोर्स है, उसको बढ़ाना चालू कर दिया। अब वो और ज़्यादा फोर्स से धक्का देने लगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो उनकी फोर्स है ये इस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर देगी और इस फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाएगी। तो जैसे ही ऐसा होगा वो ब्लॉक धीरे धीरे मूव करना चालू कर देगा और ये जो पहले बैलेंस्ड फोर्स थी अब वो अनबैलेंस्ड फोर्स में चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स का फंडा। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो देखो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन शुरू करने से पहले हमें थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि जो लॉज ऑफ मोशन है ये एक्चुअली में आए कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप दो साइंटिस्टों से अभी मिलने वाले हो, एक तो है गैलीलियो और एक है न्यूटन। और ये दोनों ही जो हैं काफ़ी रेस्पेक्टेड पर्सनैलिटी हैं फिज़िक्स की दुनिया में, बहुत नाम है इनका इस फिज़िक्स के परिवार में। तो गैलीलियो जो हैं थोड़े सीनियर हैं। सबसे पहले जो है गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ऐसे एक इंक्लाइंड प्लेन लिया और उसके ऊपर से एक बॉल को नीचे छोड़ा, ठीक है। तो इन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जैसे जैसे वो बॉल नीचे की तरफ आई तो वैसे वैसे ही उसकी स्पीड जो है वो तेज़ होती गई। यानी कि शुरू में इनिशियल पोजीशन पर उसकी स्पीड 0 थी, जैसे ही उन्होंने उसको छोड़ा तो नीचे आना शुरू हुआ और उसकी स्पीड तेज़ होनी शुरू हो गई। तो इसका मतलब कोई ना कोई अनबैलेंस्ड फोर्स थी जो उसको नीचे की तरफ खींच रही थी, जिसकी वजह से उसके अंदर एक्सेलरेशन हो रहा था। अब ये तो हमें बाद में पता चलेगा ये फोर्स क्या थी, ग्रेविटेशन फोर्स थी। इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमें बस इतना समझना है कि अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से इसकी जो है स्पीड बढ़ रही थी। और फिर उन्होंने क्या किया, जैसे ये नीचे आई इसके सामने एक और इंक्लाइंड प्लेन लगा दिया, ठीक है। ये देखो सेम इसी एंगल का एक प्लेन और लगा दिया और उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो बॉल है इन्होंने जिस हाइट से लेफ़्ट वाले प्लेन से छोड़ी थी ये राइट हैंड साइड वाले इंक्लाइंड प्लेन पे उसी हाइट पे जाके रुकी, ठीक है। तो इससे उन्हें क्या पता चला कि जैसे लेफ़्ट हैंड साइड में एक अनबैलेंस्ड फोर्स ने उसकी स्पीड को बढ़ाया था, ऐसे ही राइट हैंड साइड पे उसी अनबैलेंस्ड फोर्स ने उसकी स्पीड को, जो पहले इनिशियल स्पीड बहुत ज़्यादा थी, फाइनल स्पीड 0 कर दी, ठीक है। और जो उसने हाइट उसमें कवर की वो सेम ही थी दोनों प्लेन में। अब उन्होंने क्या किया है, जो राइट हैंड साइड वाला इंक्लाइंड प्लेन था उसका एंगल धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, उन्होंने एंगल चाहे कितना भी कम कर लिया हो वो बॉल हमेशा सेम हाइट तक ही जा रही थी। उसको भले डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा था, जैसे ही एंगल कम हो रहा था तो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा था बॉल को, लेकिन वो सेम हाइट पे जाके रुक रही थी, ठीक है। अब लास्ट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने सामने से इंक्लाइंड प्लेन ही हटा दिया। तो ऐसी पोजीशन में उन्होंने क्या देखा कि जो बॉल है वो हमेशा के लिए मूवमेंट ही करती रहेगी, क्योंकि उसे वो हाइट अटेन नहीं हो सकती, क्योंकि हाइट तो है ही नहीं, 0 है। तो वो हमेशा के लिए ऐसे ही मूवमेंट करती रहेगी अगर कोई फ्रिक्शन ना हो। लेकिन जो नॉर्मल केसेस में हम देखते हैं क्या होता है, अगर इंक्लाइंड प्लेन से हम कोई बॉल को छोड़ेंगे वो थोड़ी डिस्टेंस पे जाके रुक जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन की वजह से उसे रुकना पड़ता है।
लेकिन अगर ऐसा नहीं हो तो वो हमेशा के लिए मोशन करती रहेगी। तो इस एक्टिविटी से उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि इट thus suggests that an unbalanced or external force is required to change the motion of the marble, but no net force is needed to sustain the uniform motion of the marble। तो इससे उन्हें जो चीज़ पता चली वो ये है कि किसी भी चीज़ का अगर हमें मोशन चेंज करना है तो उसके लिए उस पर किसी ना किसी अनबैलेंस्ड फोर्स को एक्ट करना पड़ेगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं करती है तो वो बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहती है, और अगर वो बॉडी मोशन कर रही है तो कोई यहाँ पे उसने दिया है कि द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द मार्बल विल बी सस्टेन्ड, मतलब कि अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है पहले से ही तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही करती रहेगी जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उसको रोके ना। जैसे कि इस बॉल को अगर हम इंक्लाइंड प्लेन से डाल रहे हैं तो ये हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स इसको ना रोके। यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स कौन सी है? फ्रिक्शन है, जो कि इसको रोक दे रही है। ठीक है, अब यही जो एक्टिविटी थी गैलीलियो दादा की, अब न्यूटन बाबा आए इसके बाद। तो न्यूटन बाबा ने क्या किया, ये गैलीलियो दादा की स्टडी को और अच्छे से उन्होंने पढ़ा। अब ये जो न्यूटन बाबा थे ये थे बहुत ही समझदार टाइप के आदमी। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने 3 लॉज ऑफ मोशन बना दिए इसको लेकर। अब पूरी फिज़िक्स में सबसे ज़्यादा रेपुटेशन न्यूटन बाबा की इसलिए है क्योंकि इन्होंने एक तो बहुत सारे थ्योरीज दी हैं। ठीक है, अभी आप ग्रेविटेशन में जाएंगे वहाँ पे भी न्यूटन बाबा ने सब करा धरा है, और ये लॉज ऑफ मोशन तो इनकी बहुत ही बड़ी एक तरह से वो है। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट लॉ समझते हैं न्यूटन बाबा ने क्या कहा। न्यूटन बाबा ने बोला एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। तो ये जो फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट अभी हमने पढ़ी है, इसे अगर आसान भाषा में समझें तो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा अनटिल अनलेस उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं होती तो। ठीक है, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब देखो इसको हम देखो एक एग्जांपल से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो बस में हम सब ट्रैवल करते हैं, ठीक है, कार में ट्रैवल करते हैं, तो क्या होता है जैसे हम सीट पे बैठे हुए हैं और शुरू में बस जो है वो रेस्ट में है और हम भी रेस्ट में बैठे हुए हैं बस के अंदर। तो एकदम से क्या हुआ, अगर ड्राइवर ने अचानक से बहुत तेज़ स्पीड दे दी और बहुत तेज़ी से एकदम से एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया बस ने, तो हमें क्या होता है एकदम से पीछे की तरफ धक्का लगता है ना। ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा। तो ये कुछ नहीं है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो चाहेगी वो हमेशा रेस्ट में ही रहे। ठीक है, अब जैसे ही जो बस है, बस ने हम पे एकदम से फोर्स लगाई आगे की तरफ, लेकिन हमारा मन कर रहा है कि हम रेस्ट में ही बैठे रहें, तो हमारी बॉडी पीछे की तरफ जाती है क्योंकि बस आगे की तरफ जा रही है और हमारी बॉडी अभी भी चाह रही है कि हम उसी पोजीशन में बैठे रहें, रेस्ट की पोजीशन में, तो इसलिए हमको पीछे की तरफ धक्का लगता है। और यही सेम केस होता है कि अगर कोई बस में या गाड़ी में हम बैठे हुए हैं और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हम ट्रैवल करते जा रहे हैं, तो हम नॉर्मल आराम से बैठे हुए हैं, हमारी वेलोसिटी भी वही बनी हुई है जो बस की वेलोसिटी है, उसके साथ साथ ही हम ट्रैवल कर रहे हैं। फिर अचानक से क्या होता है, बस ने ब्रेक मार दिए तो बस की वेलोसिटी में एकदम से चेंज आ गया, एकदम से डी एक्सेलरेशन हुआ, लेकिन हमारी बॉडी का मन कर रहा है कि हम अभी भी सेम वेलोसिटी से ट्रैवल करते रहे, तो हम क्या होता है, हम एकदम से आगे की तरफ गिरते हैं ब्रेक लगते ही। तो ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही है, और इसी वजह से हमें बोला जाता है कि गाड़ी में जो है सीट बेल्ट पहन के बैठना चाहिए, ताकि अगर एकदम से कहीं पे गाड़ी टकरा जाए या फिर एकदम से ब्रेक लगें तो हम आगे की तरफ ना गिरें। अभी देखो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ही एक और टर्म निकल के आती है, वो है इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या होता है, देखो इनर्शिया को हम समझ सकते हैं कि ये किसी भी बॉडी की एक आदत है। ठीक है, जैसे हम लोग कुछ ना कुछ आदत होती है ना, तो हर बॉडी की एक आदत होती है और वो आदत हम इनर्शिया बोलते हैं। इसकी अगर टेक्निकल डेफिनेशन देखें तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी
ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट। मतलब कि जो हमने फर्स्ट लॉ में अभी देखा कि बॉडी जो है उसका मन करता है कि मैं जिस पोजीशन में हूँ मैं उसी पोजीशन में रहूँ, अगर रेस्ट में हूँ रेस्ट में रहूँ, यूनिफॉर्म मोशन में हूँ तो यूनिफॉर्म मोशन में रहूँ। तो उसकी ये जो आदत है ना, जो उसे अपनी स्टेट चेंज नहीं करने दे रही है, इसी आदत को हम इनर्शिया कहते हैं। अब किसी बॉडी का इनर्शिया, अगर हम बोल रहे हैं कि इस बॉडी का इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है इस बॉडी की अगर हमें पोजीशन चेंज करानी है तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। जैसे कि समझ लो एक बहुत भारी कोई ब्लॉक है, उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, तो अगर हमें उसमें मूवमेंट कराना है तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, कोई हल्का सा ब्लॉक है, ठीक है, या कोई पेन है, अब पेन का इनर्शिया बहुत कम है, पेन में हम आराम से थोड़ा सा उसको मारेंगे एकदम से मूवमेंट हो जाएगी, तो इसका मतलब पेन का इनर्शिया बहुत कम है, वो अपनी पोजीशन को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन में रहना चाहती है बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है। अभी देखो यहाँ पे ये एक्टिविटी एक दिखाई हुई है, एक्टिविटी 9.1। इसमें क्या किया हुआ है, आपने कैरम बोर्ड खेला होगा, तो कैरम बोर्ड में अगर हम ऐसे वर्टिकल गिट्टियाँ एक के ऊपर एक बहुत सारी गिट्टी रख दें इन कॉइन्स को, और हम अगर स्ट्राइकर से सबसे नीचे वाले कॉइन को हिट करें बहुत तेज़, तो क्या होता है, नीचे वाला कॉइन तो निकल जाता है, लेकिन ऊपर वाले कॉइन ऐसे के ऐसे ही वर्टिकल के वर्टिकल रखे रहते हैं और नीचे आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये भी इनर्शिया की वजह से होता है, क्योंकि जो ऊपर के जो कॉइन्स हैं उनका जो स्टेट है वो रेस्ट का स्टेट है। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि हम रेस्ट में ही रहें, लेकिन नीचे वाले कॉइन के साथ क्या मजबूरी है, उस पर स्ट्राइकर ने फोर्स लगाई है, तो उसको बेचारे को हिलना पड़ा है, लेकिन ऊपर के कॉइन्स पे कोई फोर्स नहीं लगी है, तो वो ऐसे के ऐसे ही रेस्ट में नीचे आ जाते हैं। अभी यही सेम एग्जांपल एक एक्टिविटी और आप करके देख सकते हो। यहाँ पे एक ग्लास के ऊपर ऐसा एक कार्ड रखा है और कार्ड के ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है एक्टिविटी 9.2 में। अब हम क्या कर रहे हैं, कार्ड को एकदम बहुत तेज़ी से ऐसे हाथ से मार रहे हैं और कॉइन कार्ड के साथ नहीं जा रहा बल्कि ग्लास के अंदर गिर जा रहा है सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये भी वही है। अभी कॉइन का क्या है, कॉइन का मन कर रहा है कि वो रेस्ट में ही रहे, लेकिन कार्ड की मजबूरी है, कार्ड को हमने फोर्स दी है तो कार्ड को तो मूव करना ही पड़ेगा, लेकिन कॉइन का मन है कि वो मूव ना करे, तो कॉइन मूव नहीं करता इनर्शिया की वजह से, और वो जैसे उसके नीचे से कार्ड गायब हुआ वो नीचे गिर जाता है ग्लास के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया पूरा इनर्शिया का फंडा, और इसीलिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। यहाँ से अगर हम फर्स्ट लॉ को एक तरीके से कवर अप करें तो फर्स्ट लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी विल रिमेन इन मोशन अनटिल अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ठीक है, और इनर्शिया की अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन देखें तो क्या बोलेंगे कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट। ठीक है, अगर वो मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो उस बॉडी का मन करेगा कि मैं हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में ही रहूं। ठीक है, मुझे कोई रोके ना, तो ये इनर्शिया हो गया। अब देखो ये लास्ट टॉपिक इसका हम एक देख लेते हैं, इनर्शिया और मास के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो देखो इनर्शिया और मास के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा। हमने देखो जितने भी एग्जाम्पल अभी अभी देखे, तो हम एक बात वहाँ से समझ जाएंगे कि जैसे जैसे बॉडी का मास बढ़ता रहता है ना, उसका इनर्शिया बढ़ता रहता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो हम कुछ एग्जाम्पल फिर से देख लेते हैं। जैसे कि समझ लो एक ब्लॉक है, वो काफ़ी भारी ब्लॉक है, उसका मास बहुत ज़्यादा है, तो आपको उसकी जो पोजीशन है, रेस्ट की पोजीशन, उसको चेंज करने में बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, इसका मतलब कि उसका इनर्शिया ज़्यादा है क्योंकि वो अपनी पोजीशन को रेसिस्ट कर रहा है, चेंज नहीं होने दे रहा है। ठीक है, इसी तरीके से एक कोई बहुत ही हैवी ट्रक है, उस हैवी ट्रक को जो रोकने के लिए है ना, बहुत तेज़ ब्रेक आपको मारने पड़ेंगे। कोई गाड़ी है जैसे नैनो है, नैनो हल्की कार है, उस नैनो को आपको ब्रेक इतने ज़्यादा ब्रेक नहीं लगाने पड़ेंगे रोकने के लिए, लेकिन अगर हैवी ट्रक है उसको रोकने के लिए आपको बहुत तेज़ ब्रेक मारने पड़ेंगे, क्योंकि वो जो ट्रक है उसका इनर्शिया ज़्यादा है। तो वो इनर्शिया क्या करता है, वो चाहता है कि जो ट्रक में जो यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहे, वो उसको रुकने नहीं देता। लेकिन नैनो का क्या है, नैनो का मास रिलेटिवली उस ट्रक से कम है, तो इसलिए उस पर आप कम ब्रेक भी मारेंगे तब भी वो रुक जाएगा क्योंकि उसका इनर्शिया कम है। तो यहाँ से हमें जो बात पता चलती है वो ये है कि जो इनर्शिया और मास है वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है,
इसमें दिया भी है, देखो यहाँ पे क्लियरली हैवियर और मोर मैसिव ऑब्जेक्ट्स ऑफर लार्जर इनर्शिया। ठीक है, क्वांटिटेटिवली द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास, यानी कि जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा उसका इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो अब इनर्शिया और मास को दोनों को अगर हम एक साथ डिफाइन करना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं कि इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि मास क्या है? मास एक मेजरमेंट है कि किसी बॉडी का इनर्शिया कितना ज़्यादा है, मतलब कि अगर उसका मास ज़्यादा है तो इसका मतलब उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा है। तो ये था आज का लास्ट टॉपिक। तो अभी देखो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेकंड लॉज ऑफ मोशन। तो ये न्यूटन्स के लॉज इसके बाद हमें कवर करने हैं, सेकंड एंड थर्ड लॉ, और उसके बाद एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक टॉपिक है चैप्टर में, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो अभी जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे सेकंड लॉज ऑफ मोशन पे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम समझेंगे उसमें और सारे एग्जांपल्स भी देखेंगे अच्छे से। तो थैंक यू गाइस, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और पिछले वीडियोस पे सपोर्ट करने के लिए काफ़ी थैंक यू, और ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए, हम वीडियोस लाते रहेंगे। ओके, बाय बाय, सी यू लेटर।